बच्चों, आई एम बैक अगेन विद द रिमेनिंग डेफिनेशंस। हमने अपनी लास्ट डेफिनेशन पढ़ी एसेट्स की। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशंस, जहां से हमें यह बात क्लियर होगी कि अब हमारी लायबिलिटीज और अदर वर्किंग्स क्या हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कम टू द बिजनेस। लायबिलिटी। बच्चों, लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब है कर्जा। लायबिलिटी का मतलब है अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर्स बाय द बिजनेस। आपको किसी से एडवांस रिसीव हो गया, लायबिलिटी है। क्या बिजनेस ने अभी तक उस कस्टमर को सर्विसेज दी हैं? नहीं, पर पैसा मिल गया। इस सिचुएशन में या तो आप सर्विसेज देंगे कस्टमर को और या आप उनका पैसा लौटाएंगे। सप्लायर से गुड्स खरीद लिए, अभी तक पेमेंट नहीं की। लेबर से काम करवा लिया, अभी तक तनख्वाह पे नहीं की। फैक्ट्री का किराया 10 दिन डिले हो चुका है। हिंदी में ये सब क्या है? कर्जा। एंड फ्रॉम अकाउंटेंसी लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लायबिलिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं। लायबिलिटी के कंपोनेंट्स का मतलब है कि कौन सी लायबिलिटी है जिसे पे करना जरूरी है और वो कौन सी लायबिलिटी है जिसे आप तभी पे करेंगे जब आपका बिजनेस बंद होगा, वाइंड अप होगा, डिसॉल्व होगा। इंटरनल लायबिलिटी, एक्चुअली ये वो लायबिलिटी है विच इज टू बी पेड व्हेन द बिजनेस गेट्स क्लोज्ड एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज कैपिटल एंड प्रॉफिट। एक्सटर्नल लायबिलिटी, they are all called as time bound liability. टाइम बाउंड लायबिलिटी। इसका मतलब अगर मैंने ये लायबिलिटीज क्रिएट की हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे ये लायबिलिटीज पे बैक करनी पड़ेंगी। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरनल लायबिलिटी एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी को हम अपनी लैंग्वेज में समझा चुके हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम अपनी लैंग्वेज में समझा चुके हैं। नाउ कम्स एज करंट लायबिलिटी एंड फिक्स लायबिलिटी। एनी लायबिलिटी दैट हैज टू बी पेड विद इन 1 ईयर। और विद इन 1 ईयर का मतलब क्या है बच्चों? 365 या 366 डेज एज द केस में बी। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ज्यादा पैसे ड्रॉ कर लिए जबकि बैंक में उतने पैसे नहीं थे। बैंक हैज गिवन यू द फैसिलिटी। तो उस फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया कि आपने बैंक से सर्विसेज ली और बैंक का पैसा आप थोड़े समय के बाद लौटा देंगे। बट दैट थोड़ा समय शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर। सप्लायर से उधार पे माल खरीदा तो आपको सप्लायर की पेमेंट करनी है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो उधार है वो 3 महीने से 6 महीने का चलता है। एक साल के बाद तो लायबिलिटीज पे नहीं की जाएंगी। फिक्स लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटी, दोज लायबिलिटी विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर, लाइक बैंक लोन, बोरोइंग्स एटसेट्रा। हम अगर अपने सिंपल टर्म्स में बोलें तो ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी विच इज बिग एज पर योर फाइनेंशियल स्टेटस, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज फिक्स लायबिलिटी। क्योंकि आप उस लायबिलिटी को एक बार में पे नहीं कर सकते, एक साल में पे नहीं कर सकते। एंड दोज लायबिलिटीज विच आर स्मॉलेस्ट टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, दे विल बी पेएबल इन 1 ईयर। डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर एंड क्रेडिटर को हम अपनी टेक्निकल टर्म्स में अगर डिफाइन करें तो टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करने का मतलब है कि अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने कस्टमर को उधार पे माल बेचा एंड वी गोइंग टू रिसीव मनी इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज डेटर। ठीक। क्रेडिटर कौन है? सप्लायर, एक ऐसा इंसान जिससे हमने रॉ मटेरियल उधार पे खरीदा। हम कौन है? बिजनेस। एंड वी विल पे दैट कंसर्न अमाउंट इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। तो हमने क्रेडिटर का पैसा देना है और हमने डेटर से पैसा लेना है।
डेटर इज अ करंट एसेट, लिखा हुआ है मैंने, टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी टू बी पेड इन फ्यूचर। अगर याद हो बच्चों तो हम बड़े कॉमन शब्द यूज करते हैं, लेनदार, देनदार। ये जो वर्ड्स हैं दे आर जनरली यूज्ड इन द प्रैक्टिकल बिजनेस। उसी को हम अपनी भाषा में डेटर और क्रेडिटर कह रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या समझाने की कोशिश की। मैं हूं एक बिजनेस, मैंने बिजनेस से उधार पे गुड्स खरीदे। तो जिस इंसान से मैंने गुड्स खरीदे, टेक्निकल टर्म में आप उसको क्रेडिटर कह रहे हो, बट गुड लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं सप्लायर या दुकानदार। अब इस कंसर्न सप्लायर या दुकानदार को वी विल पे मनी इन द फ्यूचर। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो। कैश दोगे तो नॉर्मल है, यू कैन पे इन टर्म्स ऑफ चेक और यू कैन पे इन टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मेरे बिजनेस ने गुड्स उधार पर बेचे कस्टमर्स को। तो अगर आप कस्टमर्स को गुड्स उधार पर बेच रहे हो तो कस्टमर का मतलब क्या है? ग्राहक। कस्टमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर। और टेक्निकल टर्म्स में कस्टमर का मतलब है डेटर। वी गोइंग टू रिसीव मनी फ्रॉम देम इन द फ्यूचर। तो जहां फ्यूचर में रिसीव हो वो डेटर है और जहां फ्यूचर में पे हो वो आपका क्रेडिटर है। एक साल से ज्यादा उधार नहीं चलता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनका ऑपरेटिंग साइकिल 3 महीने से 6 महीने होता है। नाउ कम्स ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। अगर आप डेटर से पैसा रिसीव करना चाहते हैं तो कैश में पैसा रिसीव हो सकता है, चेक में पैसा रिसीव हो सकता है और बिल रिसीवेबल में पैसा रिसीव हो सकता है। बताऊंगा बिल रिसीवेबल क्या है। कैश और चेक ये हम ऑलरेडी कैश बुक में पुट अप कर चुके हैं, लिक्विड है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो नेट जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल में हम कंसिडर करेंगे वो पैसा जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में क्या मिलेगा? नेट डेटर से उधार का पैसा। मुझे किसी कंज्यूमर से पैसा रिसीव करना है, कंज्यूमर के पास कैश नहीं है, चेक नहीं है, तो कंज्यूमर से मैं स्टैम्प पेपर पे लिखवा लूंगा कि आई सोल्ड गुड्स टू हिम फॉर सो मच ऑफ वैल्यू ऑन दैट डेट, और कंज्यूमर मुझे आज की डेट से 15 दिन के बाद पेमेंट कर देगा, अदरवाइज आई टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। अब मैं वो चेक रिसीव कर रहा हूं, वो डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहा हूं, वो स्टैम्प पेपर रिसीव कर रहा हूं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल। क्योंकि असलियत में स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना के पैसों का लेन देन फ्यूचर में करना इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। इफ वी रिसीव अ बिल फ्रॉम द कंज्यूमर दैट इज बिल रिसीवेबल, and if we give bill to the creditor for the payment that is called as bill payable. So trade payable, any kind of a payment to be made in the future. कैश और चेक क्रेडिटर में भी आएगा, पर उससे हमारा कोई फिलहाल ताल्लुक नहीं है। हमारा मेन ताल्लुक है कि उधार पे क्या है, वो पैसा जो मैंने क्रेडिटर का उधार पे करना है, प्लस वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो मैं क्रेडिटर को फ्यूचर पेमेंट के लिए दे चुका हूं। क्योंकि मेरे पास ना ही अभी कैश है ना चेक है, तो मैं क्रेडिटर को ये पैसा फ्यूचर में स्पेसिफाइड डेट पर पे कर दूंगा। बच्चों जहां तक मैं समझता हूं आप सबका एक चैप्टर स्कूल में ऑलरेडी हो चुका होगा बाय द नेम बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के, वहां पे इसे हम सेलर परचेजर नहीं कहते, ड्रॉर और ड्रॉई कहते हैं। लॉजिक सेम है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। तो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल मैंने यहां समझा दिया कि बिल रिसीवेबल इज वन ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम द डेटर। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, और अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा फ्यूचर में मिल जाएगा, डूबेगा नहीं। द बिल इज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसका मतलब मैंने आपसे पैसा लेना था, मुझे आपसे बिल मिल गया, मैंने किसी और की पेमेंट करनी है, तो आई कैन गिव दैट बिल टू द अनदर पर्सन। दिस इज कॉल्ड एज negotiation. This is called as endorsement. That is why it is made under the account कि आपका कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
बिल पेएबल, वन ऑफ द मोड ऑफ द पेमेंट टू द क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर की पेमेंट करनी थी, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिए डिटेल्स, बीइंग परचेजर साइन कर दिया, साइनिंग मींस एक्सेप्टेंस, फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे हम। बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी डिलेड पेमेंट्स को अलग अलग टाइम पर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना। इट इज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि मैक्सिमम एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आप बिल 3 महीने से ज्यादा नहीं बना सकते। पहले आपके बिल बड़े बनते थे पर अब अलाउड नहीं है। लाइव स्टॉक, बेटे लाइव स्टॉक का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा अगर मैं बोल दूं लाइव स्टॉक का, तो वो है आपका जानवर। अब एक इंसान ये सोचता है कि सर जानवर का बिजनेस में क्या काम है? जहां तक मैं समझता हूं, इंसान करप्ट हो सकता है, इंसान डर या पैसे के लालच में गलत काम कर सकता है, जानवर कभी नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? गोडाउन के लिए और फैक्ट्री के लिए रखे गए वॉच डॉग्स, जंगलों में लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे जिनको उठा के इधर से उधर ले जाया जाता है, आज भी वो काम एलिफेंट्स करते हैं, क्योंकि क्रेन हर जगह नहीं जा सकती, हर जगह यूज नहीं हो सकती। हॉर्सेस एंड कार्ट्स जिनको हम घोड़ा गाड़ी या गाय से चलाने वाली गाड़ी ये कहते हैं, यहां पे सामान का लेन देन होता है। आपने भी देखा होगा सड़कों पे बैलगाड़ी होती है और उसके अंदर गुड़ रखा होता है, चने रखे होते हैं, चावल गेहूं रखा होता है और सेलर्स बेच रहे होते हैं। कोई पॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपने उनका कंसर्न्ड असेट्स का ध्यान रखना है। सो दे आर बीइंग फिक्स्ड एसेट्स इन द आईज ऑफ लॉ। आई होप आपको मैंने ये जितनी अभी तक डेफिनेशंस करवाई हैं ये सब समझ में आई हैं, एंड आई बिलीव कि इन डेफिनेशंस को करने के बाद आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। कोई भी डाउट आता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डिटेल्स लिख के भेजिए, अपना मेल आईडी लिख के भेजिए और मैं श्योरली आपको आपके उन कंसर्न मेल्स का रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करें बहुत अच्छे तरीके से। कोई कंसेप्ट क्लैरिटी में दिक्कत आ रही है, नितिन गुप्ता उसके लिए हाजिर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मेल आईडीज भेजिए एंड आई विल बी देयर फॉर योर वर्किंग। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को, उसे लायबिलिटी मत मानिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओम साईं राम बच्चों।